जितना ज़्यादा माँग सकते हो, माँग लो अल्लाह ताला से, क्योंकि सिर्फ़ वो ही आपको आपकी औकात से ज़्यादा नवाज़ सकता है। उनके दिल फिर भी मुतमईन हो जाते हैं, जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख जाते हैं। एक बात लिख के रख लें, कुरान से जुड़ने वाले हमेशा कामयाब रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। रहमतों, बरकतों और नेमतों से भरा हुआ महीना यानी कि माह रमज़ान आने वाला है और माह रमज़ान में की गई ना सिर्फ इबादत कबूल होती हैं, बल्कि मांगी गई दुआएं भी कबूल होती हैं। तो आए जी इस रमज़ान हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगें और वो सारी मुश्किलात, परेशानियां जो हमें परेशान किए हुए हैं वो अल्लाह ताला हमसे दूर कर दे। और जिन चीज़ों की हमें तलब है, जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे नसीब में और हमारी किस्मत में लिख दे और हमें वो नसीब भी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की स्टोरी सेंड की है जी मुझे युमना ने और युमना लिख रही हैं कराची से। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी मैं अपनी कज़न की शादी पे गई थी जहाँ पे मुझे एक आंटी ने पसंद किया और कुछ ही दिन के बाद वो रिश्ता लेके हमारे घर आ गई। अम्मी इनकी बात सुन के हैरान हो गई कि इन्होंने जल्दी से ही रिश्ते की बात कर दी, क्योंकि अम्मी तो अभी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी और साथ मेरी अभी स्टडी कंप्लीट होने में पूरा 1 साल मौजूद था। अम्मी ने आंटी को बताया कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी और अम्मी ने कहा कि अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करेगी तो ही बाद में इसकी शादी का सोचूंगी। मैं तो ये समझती हूँ कि बेटियों को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए, फिर ही उनकी शादियाँ करनी चाहिए। आंटी ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि मेरे बेटे बाहर रहता है और इसने बाहर ही रहना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका ख़्याल करने वाली कोई हो इसके साथ, जो इसकी देखभाल भी करे और साथ वो अपनी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुज़ार सके। आंटी ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। अम्मी भी ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड से बात करने के बाद आपको बताऊँगी। आंटी चली गईं तो अब्बू के आने के बाद अम्मी ने ये सारी बात अब्बू से की, तो अब्बू ने कहा कि ये मेरे भाई की फैमिली के जानने वाले हैं, अच्छे लोग हैं और हम इन्हें बचपन से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे ही इलाके में रहते हैं। इनके मियाँ की डेथ हो चुकी है और ये इनका बेटा है जो कि सारे घर को मैनेज करता है और अच्छा शरीफ बच्चा है। मैं इसको अच्छे तरीके से जानता हूँ, देखे वाले लोग हैं और बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी रेपुटेशन है, जिसकी वजह से अब्बू ने कहा कि रिश्ता देखने में कोई हर्ज नहीं है, अगर इनका नसीब लिखा हुआ तो हो जाएगा। अम्मी-अब्बू ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और फिर आंटी को इन्फॉर्म कर दिया कि वो लोग आंटी वगैरह के घर आएँगे। अब्बू ने जाने से पहले ताया अब्बू को भी बता दिया, क्योंकि ये ताया अब्बू के घर के पास ही रहते थे, इसलिए ताया अब्बू और उसकी फैमिली भी हमारे साथ जाने वाली थी। लेकिन पता नहीं ताई अम्मा को क्या हुआ, वो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और ताया अब्बू ही हमारे फैमिली के साथ उनके घर गए। जब अम्मी और अब्बू और ताया अब्बू उनके घर गए तो आंटी ने बहुत अच्छे तरीके से इनको वेलकम किया और अपने बेटे से भी मिलवाया। इनका बेटा भी बहुत अच्छा था, ये शादी पे भी आए हुए थे। लेकिन इनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी। पुरानी बातें और पुरानी चीज़ें याद करने लग गए और यही सारी बातें अम्मी-अब्बू को बहुत अच्छी लगी। आंटी ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और इस रिश्ते के लिए अब्बू भी राज़ी हो गए। अब्बू ने कहा कि मैं अपनी बेटी से पूछ के आपको बताऊँगा। इस दौरान जब अब्बू ने मुझसे बात की तो अभी मैंने तो अभी अपनी स्टडी को कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने अब्बू से कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जिस पे अब्बू ने मुझे बहुत समझाया और यही कहा कि बेटा 1 साल तो वैसे भी तुम्हारी शादी नहीं होगी, क्योंकि अभी पेपर्स वगैरह रेडी होने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए पहले तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होगी, उसके बाद ही तुम्हारी शादी करेंगे। तुम्हारी आंटी को आगे स्टडी कंटिन्यू करने में कोई मसला नहीं है। तुम चाहो तो शादी के बाद भी पढ़ सकोगी। अम्मी ने कहा ये तो ख़ैर बातें ही होती हैं, लेकिन चलो लोग अच्छे हैं, अगर इंसान का नसीब में जो लिखा हो वो मिल के रहता है। अम्मी और अब्बू ने इस रिश्ते को तो एक्सेप्ट कर ही लिया था और मैंने भी अपनी सारी चीज़ अपने वालदैन पे छोड़ दी और यही कहा कि वो बेहतर जानते हैं, जो फ़ैसला करेंगे मुझे उनका फ़ैसला कबूल है। घर वालों ने आप ही मंगनी अरेंज की और कुछ ही दिनों में मेरी मंगनी होनी थी। काफ़ी प्रिपरेशन हो रही थी, हर तरह की तैयारियाँ हो रही थी। लड़के ने आप ही मुझे कई दफ़ा कॉल की और मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और मैं अभी बात नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं इनका फ़ोन पिक नहीं करती थी। फिर इन्होंने मुझे मैसेज किया और मैसेज में कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने आप ही जब इनसे बात की तो बहुत अच्छे लगे। हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और कई दिनों तक हमारी इसी तरह बातचीत चलती रही और जब तक हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अभी हमारी एंगेजमेंट वाले दिन हमारी ताई अम्मा बहुत ज़्यादा दूर-दूर थीं। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ताई अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान थीं, क्योंकि ताई अम्मा ने ये नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता यहाँ पे हो।
इसलिए ताई अम्मा दूर-दूर थी। ताई अम्मा चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता इनके साथ हो जाए। लेकिन ये तो नसीबों की बात है, आंटी चाहती तो इनके घर भी रिश्ता लेके जा सकती थी, लेकिन आंटी ने मुझे ही पसंद किया। जिसकी वजह से आप ही मेरी ताई की बेटियाँ भी बहुत ज़्यादा दूर-दूर थी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस तो थी ही, लेकिन अपनी इन कज़िन्स का ये रवैया देख के मैं और भी ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं क्या वजह है जो ये मुझसे दूर-दूर है। जबकि हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है। इनफैक्ट मेरे ताया की बेटी की शादी पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच थे, लेकिन ये रवैया इनका अजीब-सा लग रहा था। अभी कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने वापस जाना था और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी। इनफैक्ट अक्सर और बेशतर मैं इनके साथ आउटिंग पे भी जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे ताया-अब्बू को बहुत ज़्यादा एतराज़ होने लग गया कि अभी लड़की की शादी भी नहीं हुई और ये लड़की उस लड़के के साथ चली जाती है। ताया बहुत ज़्यादा अब्बू को इन बातों पे समझाया करते थे, लेकिन अब्बू कहते थे कि ये लोग देखे-भाले हैं और हमने तो शादी करनी ही है और कुछ दिनों में इनका निकाह करना है। पहले ये एक-दूसरे को अच्छे तरीके से समझ लें, तो फिर ही हम इनका आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन ताया-अब्बू हमेशा यही मुझे कहते थे कि बेटा घर से बाहर ना जाया करो, बहुत बुरा लगता है। पता नहीं ताया-अब्बू तो ऐसे नहीं थे, लेकिन मेरे रिश्ते होने के बाद ताया-अब्बू भी इस तरह की बातें करने लग गए और ताई अम्मा तो और भी ज़्यादा समझाती थी। पता नहीं क्या वजह थी, इन्हें सारी समझाने की बातें मुझे ही बतानी याद आती थी। अपनी औलाद के लिए तो कोई भी पाबंदियाँ नहीं थी, लेकिन अब ये लोग हमारे रिश्तेदार कम और हमारे दुश्मन ज़्यादा बन गए थे। जिसकी वजह से ताई बहुत सी अजीब बातें किया करती थी। कभी मुझे रोकती-रोकती, कभी मुझे बहुत ज़्यादा समझाती और कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा-भला कह दिया करती थी। मैं खामोश हो जाया करती थी क्योंकि मेरी तो नेचर बहुत अच्छी थी और मैं तो इन चीज़ों को ज़्यादा फ़ील भी नहीं करती थी। लेकिन ताई अम्मा की अजीब-सी नेचर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। अम्मी भी परेशान थी कि ताई को क्या होता जा रहा है। ताई तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन जब से हमारा रिश्ता हुआ है और ख़ास तौर पे जब से इनकी गली में हमारा रिश्ता हुआ है, तब से आंटी का रवैया बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। इनफैक्ट कभी-कभी आंटी उन लोगों की बहुत सारी बुराइयाँ किया करती कि जैसे बस ये रिश्ता ख़त्म ही करवाना चाहती है। लेकिन हम ये समझते थे कि शायद ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आंटी इतनी हद तक जा सकती थी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि आंटी यही चाहती थी कि इनकी बेटी का इसके घर में रिश्ता हो। ये अपने फैमिली के इकलौते बेटे थे और इनकी 4 बहनें थी, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थी और अपने-अपने घर में सेटल थी। 2 इनकी बहनें काफ़ी आउट ऑफ कंट्री होती थी और 2 इनकी बहनें दूसरे सिटीज़ में अपने घर में मौजूद थी और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ार रही थी। जब आंटी से बात होती तो आंटी बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ बात करती, बहुत प्यार के साथ और बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल करती थी। इनफैक्ट आंटी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन ताई अम्मा वक़्तन-फ़वक़्तन इनकी बुराइयाँ ही करती रहती थी। कभी मोहल्ले वालों की लड़ाइयाँ बताती थी, कभी कुछ बताती थी और कभी कुछ। लेकिन इन बातों का हम पे कोई असर नहीं हो रहा था। ये हमारे लिए नॉर्मल बातें थी क्योंकि हम तो इन लोगों के साथ अच्छे तरीके से रिलेशन चला रहे थे और इनका भी हमारे साथ अच्छा बिहेवियर था। लेकिन पता नहीं ताई क्यों इतनी ज़्यादा इनकी दुश्मन बनी हुई थी और रिश्ता होने के बाद से आंटी और ताई अम्मा की भी दोस्ती में काफ़ी हद तक रुकावट आ चुकी थी। वो भी अब एक-दूसरे से नहीं मिलती थी। अक्सर और बेशतर मेरी सास यानी कि आंटी हमारे घर आती थी और फिर इनके आने के फ़ौरन ही बाद ताई अम्मा भी आ जाती थी और छोटी-छोटी बातों को इश्यू बनाकर लड़ पड़ती थी। जिसकी वजह से आंटी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी और हमारे घर से चली जाया करती थी। अब ये बातें और बढ़ती जा रही थी। मेरा रिश्ता तो एक साइड पे होके रह गया था। इन ख़वातीन की पुरानी लड़ाइयों की वज़ह से बहुत ज़्यादा क्लैशेज़ होने लग गए थे। आंटी और ताई अम्मा की लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी, जबकि अम्मी-अब्बू को हमेशा यही कहती थी कि ये आपकी भाभी गलत कर रही हैं, बेवज़ह की लड़ाइयाँ ले आती हैं, पुरानी बातें करने का क्या फ़ायदा है, रिश्ता हो गया है, अब ये हमारे समझाना है और इन्हें क्या ज़रूरत है इसके बीच में उन बातों को लाके क्लैश करने की। और यही वजह थी कि आंटी के दिल में भी बहुत सी बातें बैठना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आंटी ने निकाह का जल्दी से कहा कि जल्दी से निकाह कर लें, कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। इसलिए अब्बू ने भी कहा कि हाँ, हमें निकाह कर लेना चाहिए क्योंकि ये लड़के ने पेपर्स भी तैयार करने हैं। इसलिए आप ही मेरा 1 महीने के बाद निकाह डिसाइड था क्योंकि इन्होंने 6 महीने के बाद वापस आना था। और फिर ही हमारा निकाह हो सकता था। अभी इनको गए हुए 3 मंथ्स हो चुके थे और इस दौरान ताई अम्मा ने बहुत ही ज़्यादा अजीब-सी बातें कर दी थी, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा क्लैशेज़ हो रहे थे। और इन क्लैशेज़ की वज़ह से मेरा रिश्ता ख़राब ना हो, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने यही सोचा कि जल्द से जल्द निकाह कर दिया जाए। लड़का पाकिस्तान नहीं आ सकता था, इसलिए हमने यही सोचा कि क्यों ना अभी हम ऑनलाइन ही निकाह कर लें और फिर पेपर्स भी रेडी करवा देंगे। आंटी ने इसी तरह किया, ऑनलाइन हमारा निकाह हो गया क्योंकि हम एक-दूसरे को जानते भी थे, एक-दूसरे से मिले हुए भी थे और फैमिलियाँ भी एक-दूसरे को जानती थी।
और उसके बाद फिर आंटी के भाई ने सारे पेपर्स भी प्रिपेयर करने के लिए दे दिए। अभी मेरे निकाह पे भी बहुत सारे ड्रामे किए गए मेरी ताई की तरफ से, और हर तरह की कोशिश की कि ये रिश्ता ना हो। और इनफैक्ट मेरी ताई ने बहुत ही अजीब-अजीब से इल्ज़ामात भी लगाए, कभी उनके बेटे पे और कभी इनके ऊपर। आंटी की बातें और आंटी की रवैये के बारे में भी मेरी ताई अम्मा बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, और बहुत ज़्यादा हमारा भी माइंड नेगेटिव करती जा रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये ताई को क्या होता जा रहा है, ताई तो ऐसी नहीं थी, लेकिन अपनी औलाद के आगे किसी को कुछ नज़र नहीं आता। ताई ने हद दर्जे तक कोशिश की कि इस रिश्ते को तुड़वा सके, और हर तरह की मुमकिन कोशिश करती रहीं, लेकिन होता तो वही है जो रब को मंज़ूर होता है। मेरा निकाह भी हो गया और पेपर्स भी रेडी होने के लिए दे दिए गए। अब कुछ प्रोसीजर चलना था, और इस दौरान मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और हमारी बहुत अच्छी बातचीत चलती थी। इस दौरान मेरी कज़न मेरे घर आती थी और मेरी बहुत प्यारी और अच्छी दोस्त बनती थी, क्योंकि हमारी पहले से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन ये मेरी मंगनी के बाद से बहुत ज़्यादा दूर-दूर रहती थी, लेकिन अब ये हमारे घर आने लग गई थी, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरी पुरानी दोस्त मुझे वापस मिल गई। अभी मैं अपनी हर चीज़ इसके साथ शेयर करती थी, हर बात इसे बताती थी और अपनी पर्सनल बात भी इसके साथ कर दिया करती थी, जिसकी वजह से अभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। ये मुझसे बातें सुन लिया करती थी, और फिर इन्होंने ये नए तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म कराने की प्लानिंग की हुई थी, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी। मैं तो आप ही अपनी मोहब्बत में थी और अपने ही दिलों में, अपने ही ख़्यालात में गुम रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतनी बड़ी चालाकी की जा रही है। आप ही मैं तो इसे एज़ अ फ्रेंड और एज़ अ सिस्टर इसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करती थी, क्योंकि हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। और ये मेरी बहन थी, जिसकी वजह से मुझे तो इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट था, और मैं अपने हस्बैंड और अपनी बातें भी इसके साथ कर दिया करती थी। वो मुझे क्या लेके दे रहे हैं, उन्होंने क्या-क्या प्लान किया हुआ है, वो सब की सब बातें मैंने इसके साथ शेयर कर दी। और अभी मैंने जब अपनी बातें इनसे शेयर की, तो ये तो और भी ज़्यादा मेरे साथ पोलाइट और भी ज़्यादा मेरा ख़्याल करने लगी, जिसकी वजह से अभी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं दिल खोल के इनके सामने रख दिया करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये तो मेरी जड़ें काटने के लिए रेडी हो रही हैं। अभी इन्होंने मेरी ही बातें सुन के मेरे ही हस्बैंड के ऊपर इन्होंने अपना ट्रैप स्टार्ट कर दिया, और इस ट्रैप में इन्होंने उन्हें फँसाने की कोशिश कर ली, क्योंकि जो वो चीज़ें हमने डिसाइड की हुई थी, इन्होंने अपनी ख्वाहिशात बना के मेरे हस्बैंड को कॉल करनी स्टार्ट कर दी। पहले उनको मैसेज करती थी और फिर उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने दोस्ती कर ली, क्योंकि अभी ये मेरी बहन ही थी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी कज़न है और मेरी अपनी सकी कोई और बहन नहीं है, जिसकी वज़ह से यही मेरी बहनें हैं और यही उनकी सालियाँ हैं, जिसकी वज़ह से वो इनसे बात भी करते थे और इनकी बात को एक्सेप्ट भी करते थे। कभी-कभी छोटी-छोटी प्लानिंग करती थी, कभी मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट देने के बारे में और कभी कुछ। इसी तरीके से वो मेरे हस्बैंड के साथ अटैच होती रहीं और उनके दिल में जगह बनाती रहीं। और अभी आहिस्ता-आहिस्ता करके इन्होंने फिर अपने हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उनसे कुछ बातें निकलवा के मुझे बताने लग गईं और मेरी कुछ बातें सुन के उन्हें अपने तरीके से बताने लग गईं, जिसकी वजह से अभी मेरे हस्बैंड और मुझ में छोटे-छोटे सी बातों पे क्लैशेज़ हो जाया करते थे। वो मेरी कज़न जो बहुत ही अच्छी मेरे साथ बन रही थी, मेरी ही जड़ें काटने में लग गई थी, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों हमारे दरमियान इस तरह की बातें होने लग गई हैं? अब तो हमारा यहाँ निकाह हो चुका है और रुखसती भी कुछ अरसे तक हो जानी है। ये फिर क्यों सारे मामलात हो रहे हैं? अब आप ही मैं जब अपने फियांसी को कॉल किया करती थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया करते थे। मैं इनसे यही बात करती थी कि पहले तो आप 1 सेकंड में मेरा फ़ोन पिक कर लिया करते थे, अब ऐसा क्या हो गया जो मुझसे बात करने को दिल भी नहीं चाहता? वो यही कहते थे कि काम में मसरूफ़ रहता हूँ, कभी कुछ बहाना और कभी कुछ बहाना। लेकिन आप ही मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी, क्योंकि अभी तक तो हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, अभी तक तो हमारी बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, लेकिन ये मुझसे इतने दूर होते जा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार होती जा रही थी। अक्सर और बेशतर आंटी से भी बहुत ज़्यादा अजीब बात हो जाती थी, जिसकी वज़ह से आंटी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। पहले तो ताई अम्मा के डाले हुए फ़सादात और उसके बाद अब इनकी बेटी के कारनामे मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए काफ़ी थे। अभी जब भी मैं कॉल करूँ, वो मेरी कॉल अब पिक नहीं करते थे। इनफैक्ट बात भी नहीं करते थे। जब मैं आंटी से कहूँ, तो आंटी कहती थी वो मसरूफ़ होगा, जिसकी वज़ह से वो कॉल नहीं कर रहा। लेकिन अभी मेरे लिए परेशानी और भी बढ़ती जा रही थी। इनसे दूर होना मुझसे बर्दाश्त नहीं था। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। अब मैं इनके पास तो थी नहीं जो समझ सकूँ कि इनके साथ क्या मामला चल रहा है। और ऊपर से मेरी ही कज़न के वो वहम और वो बातें जो मुझे वो आके बताती थी, कभी किसी का रिश्ता टूट गया, कभी किसी का मियाँ किसी के साथ अटैच हो गया और कभी क्या-क्या बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें मेरे साथ किया करती थी। जिसके बाद आप ही
मुझे और भी शक और वहम बढ़ने लग गए कि शायद इनका किसी खातून के साथ अफेयर है, जिसकी वजह से ये मुझसे दूर हो रहे हैं। और मैं इन्हें अक्सर और बेशतर बहुत ही इमोशनल मैसेज किया करती थी, और ये मेरे मैसेज को सिर्फ सीन करके छोड़ दिया करते थे, रिप्लाई करने की ज़हमत नहीं करते थे। और ये बात मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ देती थी कि ये मेरा फ़ोन पिक भी नहीं करते और मैसेज का भी आंसर नहीं देते। इनफैक्ट वो हर तरह से मुझे इग्नोर कर रहे थे। मैंने अपने पेरेंट्स से जब ये बात की, तो वो भी घबरा गए कि क्या वजह है, अब तो रुखसती होने वाली है और इन्होंने ये वाला नया मसला खड़ा कर दिया है। उन्होंने ताई अम्मा के साथ बात की, तो ताई अम्मा ने बहुत सारी बातें निकाल के रख दी कि ये लोग तो थे ही ऐसे, मैं तो आपको पहले कहती थी ये फ्रॉड है, इनका बेटा बाहर होता है, पता नहीं कितनी खवातीन के साथ उसका अफेयर होगा। मेरी ताई ने तो अपने मसाले लगा दिए, लेकिन अब्बू वगैरह को ताई अम्मा से बात नहीं करनी चाहिए थी। ताई अम्मा ने उन आंटी से भी बातें कर दी और उनको बहुत बुरा भला सुना दिया और बहुत ज़्यादा अपने दिल की भड़ास निकाल दी। ताई अम्मा का असल नफ़रत तो ये थी कि उन्होंने इनकी बेटी का रिश्ता नहीं लिया, बल्कि मेरा रिश्ता माँग लिया था। और ताई अम्मा के इस रवैये की वजह से आंटी भी घबरा गई और आंटी ने भी इस रिश्ते से पीछे हटने को ही बेहतर समझ लिया। अब ना वो मेरा फ़ोन उठाते थे और ना ही आंटी मेरा फ़ोन उठाती थी। सिर्फ़ सारे मामलात खामोशी से चल रहे थे। बहुत ज़्यादा अजीब-सी कंडीशन हो गई थी। दोनों फैमिली एक-दूसरे से काफ़ी दूर हो चुकी थी और इन 8-9 महीनों में आप ही इतनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग चल रही थी, इतना अच्छा रिलेशन चल रहा था। लेकिन अब पता नहीं, जैसे ही रुखसती का वक़्त करीब आ गया था, तभी ये मसले-मसाइल होने लग गए थे। और इस सारे मसले की जड़ मेरी ताई और मेरी कज़न ही थी। उन्होंने जो फ़साद डाले हुए थे, ये उनका नतीजा था, जिसकी वज़ह से ना ही आंटी ज़्यादा क्लोज़ हो रही थी और ना ही मेरे फियांसी यानी कि मेरे हस्बैंड, जो कि मुस्तकबिल में मुझे ब्याह के लेके जाने वाले थे। फिर आप ही अम्मी-अब्बू भी बहुत परेशान हो गए, तो इन्होंने कहा कि इन लोगों का रवैया अभी नहीं समझ आ रहा, तो क्या ज़रूरत है इतने बड़े मसले में पड़ने की? अभी लड़की रुखसत नहीं हुई, घर में ही है, इसको यहीं पे रहने देते हैं और इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। अम्मी ने आंटी से बात की कि आप लोग इतना इग्नोर कर रहे हैं, हमारी कॉल भी पिक नहीं करते और ना ही कोई रिप्लाई देते हैं, क्या वजह है? अगर आप लोगों को ये रिश्ता ख़त्म करना है तो अभी कर दें, कल सारी ज़िंदगी के लिए इस रिश्ते को मसला नहीं बनाना चाहिए। क्या वजह है? आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है कोई हल निकल आए, किस चीज़ की कमी है? मैंने तो अपनी बेटी को हर तरह की नेमत देनी है, हर तरह की चीज़ें देनी है, कोई कमी ही तो नहीं है मेरे पास। आंटी ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो किसी भी किस्म की कोई लालच नहीं है और वैसे भी आपकी बेटी ने यहाँ पे नहीं रहना और ना ही मुझे किसी किस्म के जहेज़ की लालच है। आपने जो देना है अपनी बेटी को देना है, मेरे सर पे कोई एहसान नहीं करना। मुझे नहीं कुछ चाहिए आप लोगों से। अम्मी और आंटी की छोटी-छोटी बातों पे नोक-झोंक स्टार्ट हो गई और फिर ताई अम्मा के मसाले और ताई अम्मा की बातें भी बीच में शामिल हो गई। ताई अम्मा ने वो बातें उनके साथ की हुई थी कि वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी, जिसकी वजह से अम्मी भी ताई अम्मा की जो नेगेटिव बातें थी दिमाग में लेके बैठी हुई थी और इसी वजह से आंटी के साथ काफ़ी ज़्यादा अम्मी की भी बातें होने लग गई। कभी ताई अम्मा की बातें अम्मी जब करें तो आंटी कहे, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, और कभी आंटी जब ताई अम्मा की बातें करें तो अम्मी कहे, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर दोनों के दरमियान ये काफ़ी देर तक बातचीत चलती रही और काफ़ी मसले मसाइल हल होते गए, क्योंकि आंटी और अम्मी के दरमियान में जो फ़साद डाला हुआ था, वो ताई अम्मा का था। ताई अम्मा इधर की उधर और उधर की इधर कर रही थी, जिसकी वज़ह से बहुत से क्लैशेज़ हो रहे थे और आंटी एक समझदार खातून थी, इसलिए आंटी ने कहा कि मैं खामोश होके साइड पे हो गई थी कि इस रिश्ते को बेहतर तरीके से रुखसती तक लेके जाएँ, क्योंकि इस तरह तो बात और भी ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं खामोश थी। और छोटी-छोटी बातों की वजह से परेशान रहती थी कि इस तरह की तो कोई मामलात नहीं थे। पुरानी बातों को बीच में ला के नए मसलों को ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। मैं घबरा गई थी और नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर ख़राब हो, और मेरा बेटा भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था और परदेस में रहता था, और उसके लिए ये बात और भी ज़्यादा तकलीफ़ देह थी कि आप लोगों ने अपनी बेटी की एंगेजमेंट की हुई थी पहले और कई दिनों तक इसकी एंगेजमेंट चली और आपने हमसे शेयर नहीं किया। अम्मी तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने कहा, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, रिश्ता आया था, उन्होंने बात की थी, हमने मंगनी करनी थी, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें थी जो हमें नहीं समझ आई, फिर हमने उस रिश्ते से इनकार कर दिया था, और ये बात तो एक नॉर्मल बात थी। और आपको पता है कि मैंने अपनी बेटी की स्टडी कंप्लीट करने से पहले उसकी शादी और उसकी इन चक्करों में नहीं पड़ना था। ये तो आपके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने और बहुत ज़्यादा अच्छी रिश्तेदारी निकल आने की वजह से मैंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, वरना तो आपको पता है कि मेरी क्या थॉट्स थी। अम्मी और आंटी के दरमियान ये बहस चलती रही और आंटी ने कहा कि ये सारी बातें तो मुझे आपकी जेठानी ने बताई हैं और उन्होंने ही मुझे बताया है कि आप लोगों ने एंगेजमेंट करनी थी। अम्मी भी समझ गई कि ताई अम्मा की फसाद वाली आदत इधर भी आ गई है
और वो ये सारा फ़साद इसीलिए डाल रही है कि वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहती है। क्योंकि आंटी कह रही थी, वो तो यही कह रही थी कि उनकी बेटियाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा साफ-सुथरी हैं। उनका तो कभी कहीं कोई रिश्ता भी नहीं हुआ और अभी तक उनका कोई रिश्ता भी नहीं कर रही, जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। और ताई अम्मा ने यही कहा था कि आप अपने बेटे को वहाँ से रिश्ता ख़त्म करके मेरी बेटी के साथ कर सकती है। ताई अम्मा उनके साथ अब इस तरह की पॉलिसी चल रही थी और आंटी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि आंटी एक समझदार पढ़ी-लिखी खातून थी और वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं कर सकती थी। आंटी ने साफ बातें अम्मी के साथ कर दी और अम्मी को जब ये बातें सुननी पड़ी तो अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अम्मी-अब्बू घर आए और ताया-अब्बू से बात की। ताया-अब्बू को सारी बातें बताई और सारी चीज़ें ताया-अब्बू के सामने रखी। ताया-अब्बू भी काफ़ी हद तक ताई अम्मा के साथ मिले हुए थे। इसलिए ताया अब्बू ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, तुम लोगों का अपना रिश्ता खराब हो रहा है और तुम लोग हम लोगों से को ब्लेम कर रहे हो। बस अब्बू भी समझ गए कि ताया अब्बू तो इस रिश्ते में राज़ी है ही नहीं है। इसलिए अब्बू ने ताया अब्बू से भी कतई ताल्लुक कर लिया और ताया अब्बू से भी अपनी बातचीत ख़त्म कर दी। इनफैक्ट कई दिनों तक इनकी आपस में बात नहीं हुई। अब आंटी के दरमियान जो बातें थी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो रही थी और आंटी ने अपने बेटे को भी समझाना शुरू कर दिया कि वो मेरी कॉल को पिक करे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको क्लियर करे। मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल्स आने लग गई और आप ही उन्होंने मैसेजेस करने शुरू कर दिए। इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी कर रहे थे और ये सारी बातें देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान तो थी, लेकिन इनकी कॉल आते ही मेरी खुशी दुगनी हो गई और मुझे वो सारी बातें और सारे गिले-शिकवे भूल गए। मैंने उनसे कहा कि आप इतने कानों के कच्चे हैं कि दूसरों की बातों में आके मेरे साथ अपना रिलेशन ख़राब कर लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस उसने मुझे कुछ अपने ऐसे जाल में फँसाया था जिसकी वज़ह से मैं नहीं समझ सकता था और यही बात थी कि मम्मा ने मुझे मना कर दिया था कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिसकी वज़ह से तुम्हारा दिल दुखे, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता था। ख़ैर आप ही अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला देने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला से माँगता है और अल्लाह ताला से रुजू रखता है और दुःख तकलीफ़ परेशानी में अल्लाह ताला को याद करता है और ख़ास तौर पे आप ही जब ये सारे मसले मसाइल चल रहे थे और इसमें जब मैंने आपकी बताई हुई तस्बीहात को ऐड किया तो ये सारे मामलात क्लियर होने लग गए थे। वो हमारे छुपे हुए दुश्मन जो हम में ही मौजूद थे वो सामने आ गए थे, जिसकी वज़ह से आप ही अम्मी और अब्बू की भी आँखें खुल गई और मेरे रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो क्लियर हो गई। आप ही ये रब का करम था, बेशक, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानी अता करने वाले हैं और आप ही लास्ट ईयर र रमज़ान से पहले मैं रुखसत होकर यहाँ आई और अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत प्यारा रमज़ान मैंने यहीं पे गुज़ारा। अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी अता की है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी मेरी ज़िंदगी में बेहतरी रखे और ये जिस मुश्किल परेशानी तकलीफ़ से मैं निकली हूँ, अल्लाह ताला हमेशा मुझ पे अपना करम और रहम बनाए रखे। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े-से कानों के कच्चे हैं, अक्सर और बेशतर लोगों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन आप ही मुझे अभी ने टैकल करना आ गया है। अल्लाह का शुक्र है, हमारी गृहस्थी अच्छी चल रही है। आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता करे और मेरी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर, हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप पे रहम रखे, करम रखे और आपको हर तकलीफ़, परेशानी से बचाए और आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दें, नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ और आपको अल्लाह ताला हर खुशी और हर नेमत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये थी स्टोरी मेरी एक प्यारी-सी सिस्टर की। आई होप आपको पसंद आई होगी और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।